जय हिंद दोस्तों। एएमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका यह वीडियो नंबर पहला है, पार्ट 1 है, जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी केस का अनुसंधान कैसे करेंगे, केस डायरी कैसे लिखेंगे, इन चीज़ों के विषय में हम लोग जानेंगे। थाना में सनहा क्या होता है, एफआईआर क्या होता है और एसआर केस क्या होता है, विशेष प्रवृत्ति के केस क्या होता है, नॉन एसआर और विशेष प्रवृत्ति के केस क्या होता है, इसे किस प्रकार से लिखा जाता है, इन सब चीज़ों के विषय में हम लोग आज जानेंगे। नया केस मिलने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए और घटनास्थल की चौहद्दी हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। उसके बाद हम लोग इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि पुराना केस मिलेगा तो किस प्रकार से अवलोकन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अन्य जानकारी के लिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है एएमएस स्टडी जोन एकेडमी, वहाँ पर आप लोग जुड़ जाएँ, ताकि आप लोग को अगर किसी भी केस का केस डायरी चाहिए या किसी भी चीज़ से आपको हेल्प चाहिए तो वहाँ पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलते हैं आज के अपने एक नए टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि किसी भी केस का अनुसंधान कैसे करें और केस डायरी कैसे लिखें। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि केस होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले किसी व्यक्ति के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया जाएगा, या वो लिखित आवेदन नहीं दे सकते हैं तो आप उसका बयान दर्ज करके भी एफआईआर कर सकते हैं, या फिर उसी को फर्द बयान बोलते हैं, उसी को हम लोग सेल्फ स्टेटमेंट बोलते हैं। सेल्फ स्टेटमेंट के आधार पर भी आप थाना प्रभारी के नाम से लिखकर आप अगर आवेदन देते हैं तो उस पर एफआईआर होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है और वह व्यक्ति लिखित आवेदन देता है तो उस पर एफआईआर होता है, या वो व्यक्ति लिखने काबिल नहीं है, आप लिख देते हैं, या किसी व्यक्ति के द्वारा लिखवा के उसका अगर सिग्नेचर भी हो जाता है तो उस पर भी केस होता है। फिर फर्द बयान के आधार पर भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे गोली लग गया है, तो जब उसका इलाज हो जाता है या इलाज के क्रम में जब वहाँ के जो लोकल जो पुलिस अफसर होते हैं वो उनका बयान लेते हैं, तो वो बयान भी फिर थाने में आता है, जिस थाना क्षेत्र के अंदर वो घटना घटित हुई है। फिर थाना प्रभारी उस आवेदन पर, उस फर्द बयान पर क्या करते हैं तो केस दर्ज कर देते हैं। फिर आपका होता है एक सेल्फ स्टेटमेंट, मतलब जो थाना के जो स्टाफ होते हैं वो खुद अगर लिख कर देते हैं, उसके आधार पर भी क्या होता है, एक केस दर्ज होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कहीं पर कोई व्यक्ति दारू लेके जा रहा था और उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो व्यक्ति भाग गया, तो उस स्थिति में कोई व्यक्ति तो लिखित आवेदन देता नहीं है। फिर क्या करती है पुलिस, खुद से एक आवेदन लिख के देती है कि फलना 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 के द्वारा दारू लेके जाया जा रहा था, पकड़ने का प्रयास किया, वो भाग गए। इस आधार पर एक लिखित आवेदन थाना प्रभारी के नाम से दिया था। फिर थाना प्रभारी क्या करते हैं, उस पर केस दर्ज करते हैं। तो केस बहुत सारे प्रकार से दर्ज किए जाते हैं। कोर्ट से भी कुछ कागज़ आते हैं, उस पर भी केस होता है। सीनियर पदाधिकारी भेजते हैं, उस पर भी मतलब कि केस होता है। तो केस किसी प्रकार से थाना में अगर लिखित आवेदन आता है तो केस हो जाता है। तो उसके बाद थाना प्रभारी क्या करते हैं, अच्छा अब तो समझिए केस कैसे होता है। अब हम लोग समझते हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति आता है तो थाना में लिख कर सबसे पहले वो क्या देता है, आवेदन देता है कि उसके साथ इस प्रकार कोई घटना घटित हुई है, चोरी हुई है, लूट हुई है, डकैती हुई है, या फिर उसका मारपीट हुआ है, छेड़छाड़ हुआ, कोई भी प्रकार का आवेदन देते हैं। तो थाना प्रभारी क्या करते हैं, सबसे पहले उस पर वो क्या कर सकते हैं, जांच का आदेश दे सकते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए कि ये एक आवेदन है, इस आवेदन में सेवा में लिखा हुआ है सब चीज़ है, तो थाना प्रभारी क्या करेंगे, इस पर जांच का आदेश दे देंगे किसी पदाधिकारी को कि पहले आप जांच कीजिए कि ये मामला सही है या गलत है। अगर लगे कि मामला सही है तो क्या करते हैं, उस पर केस रजिस्टर कर देते हैं, और लगता है कि मामला गलत है तो फिर उस पर अलग प्रकार से संज्ञान लिया जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी घर में चोरी हुआ है तो देखा जाएगा ना कि चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर अगर लगता है कि हाँ चोरी हुई है तो केस रजिस्टर हो जाता है। तो इस प्रकार से जांच आदेश देते हैं और केस दर्ज भी कर सकते हैं। जिस पदाधिकारी के नाम से जांच आदेश दिया जाएगा वो क्या करते हैं, वो पदाधिकारी जाकर जांच आदेश का पालन करते हैं। अब क्या होता है कि तो जिस पदाधिकारी के नाम से होता है वो क्या करते हैं, जाकर जांच करते हैं, और अगर जांच में सही पाया जाता है तो क्या करते हैं, फिर थाना प्रभारी उस पर केस दर्ज कर देते हैं। और फिर जब केस दर्ज हो जाता है तो क्या किया जाता है, उस पर अनुसंधान किया जाता है। अनुसंधान के क्रम में क्या की जाती है, तो केस डायरी भी लिखी जाती है। तो केस डायरी किस प्रकार से लिखा जाता है, नॉन एसआर केस में कैसे लिखा जाता है, एसआर केस में कैसे लिखा जाता है। और अगर आपको किसी प्रकार की केस डायरी की आवश्यकता होगी तो आप टेलीग्राम पर आप कमेंट कीजिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपको केस डायरी भी उपलब्ध करवा दूं। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम पे लिखिए, मैं उपलब्ध करवा दूंगा। या फिर कोई किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं वहाँ पर आपको सहायता करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे केस क्या होता है। मान लीजिए थाना में कोई आवेदन आता है तो थाना प्रभारी क्या करते हैं, उस पर केस रजिस्टर कर देते हैं। तो जब केस रजिस्टर होता है तो केस की जो कॉपी होती है, एक आपका कोर्ट में चला जाता है
और एक आपका चला जाता है ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण हो या पश्चिमी हो, पूर्वी हो, जो भी हो, एसपी साहब के ऑफिस में चला जाता है। तो एसपी साहब के ऑफिस में चला जाता है तो एसपी साहब क्या करते हैं, एक प्रतिवेदन निकालते हैं वहाँ से, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवेदन 1। तो प्रतिवेदन 1 जो होती है वही डिसाइड करता है कि कोई भी केस आपका एसआर होगा कि नॉन एसआर होगा। फिर से समझिए, सबसे पहले आपके थाना में एक केस आता है, उस केस को रजिस्टर किया जाता है। रजिस्टर होने के बाद उस केस को भेजा जाता है आपको, उसकी कॉपी फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल आपका कोर्ट में चला जाता है, उसकी फ़ोटोकॉपी भेज जाती है आपको एसपी महोदय के पास, चाहे वो ग्रामीण एसपी हो, पश्चिमी एसपी हो, पूर्वी एसपी हो, जो भी हो, एसपी साहब के पास भेजा जाता है। एसपी साहब क्या करते हैं, वहाँ से एक प्रतिवेदन 1 जारी करते हैं और प्रतिवेदन 1 में लिखा रहता है, मतलब प्रतिवेदन 1 क्या निर्धारित करती है कि केस अविशेष प्रवृत्ति का है या विशेष प्रवृत्ति का है। तो इसको ग्रामीण एसपी जो भी हो, एसपी महोदय के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि केस एसआर है या नॉन एसआर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं एक छोटा सा और बात समझा देता हूँ कि तो केस तो रजिस्टर हो गया, ये एसआर है नॉन एसआर ये भी घोषित हो गया। अब हम लोग एक चीज़ को समझ लेते हैं कि थाने में सनहा क्या होती है। यदि पुलिस द्वारा अपराध से संबंधित छानबीन करने से पूर्व पहला अनिवार्य कदम होता है और संज्ञेय अपराध अर्थात मामूली अपराध, जैसे मान लीजिए मोबाइल या पर्स किसी का गुम हो गया, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं जा रहा था, उसका मोबाइल गिर गया, तो उसे तो नहीं पता है कि मोबाइल मतलब गिर गया, तो वो तो नहीं कह सकता है कि फलाना व्यक्ति ने लिया है। तो यहाँ पर केस तो रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। केस का मतलब क्या हुआ कि कोई उसमें अपराधी होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होती है, वो वहाँ पर थाने में सनहा दर्ज होती है। ऐसे मामलों में जब पीड़िता थाने में रिपोर्ट लिखने आती है तो पुलिस क्या करती है, सनहा, जिसको एनसीआर दर्ज करते हैं, जिसको एनसीआर बोलते हैं। एक एफआईआर हो गया और ये क्या हो गया, एनसीआर हो गया। तो सनहा से क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति का मान लीजिए कोई पर्स गायब हो गया या आधार कार्ड हो गया या कोई भी डॉक्यूमेंट्स गायब हो गया या फिर मोबाइल गायब हो गया, तो ये सनहा इसलिए दर्ज कराया जाता है ताकि अगर उस चीज़ से कोई भी घटना कारित होती है तो इसकी सूचना थाने को पहले दी जाती है कि मैंने पहले ही दे दिया था कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। अगर उस मोबाइल से कोई घटना घटित होती है तो वो उसका दोषी नहीं होगा, इसीलिए खासकर थाने में सनहा दर्ज कराया जाता है। फिर मान लीजिए किसी का पासबुक वगैरह भी खो जाता है तो वो भी सनहा दर्ज कराते हैं कि मेरा पासबुक था, फलना खो गया है। तो फिर जब सनहा दर्ज हो जाता है तो सनहा के आधार पर क्या होता है, नया पासबुक खुल जाता है, नया खाता खुल जाता है, या फिर एटीएम वगैरह भी खोता है तो नया एटीएम वगैरह भी बन जाता है। इसीलिए सनहा दर्ज कराते हैं ताकि हम लोग किसी भी आपराधिक मामले से बच सके और जो भी चीज़ खोई हुई है उनकी हम लोग पुनः प्राप्ति कर सके। यही होता है आपका सनहा। और आवेदन भी समझ गए हैं और एफआईआर भी समझ गए हैं कि, और ये भी आप लोग समझ गए एसआर कैसे होता है और नॉन एसआर कैसे होता है। अब हम लोग समझेंगे कि जैसे ही हम लोग केस डायरी लिखना प्रारंभ करते हैं, पैराग्राफ लिखना, तो किस प्रकार से लिखते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना होता है, जिनके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि केस कितने बजे हुआ है। जैसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति थाना में एक आवेदन लिख के देता है तो थाना प्रभारी क्या करते हैं, उस पर केस रजिस्टर करते हैं। तो जब केस रजिस्टर हो जाता है और एफआईआर की कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाती है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि केस कितने बजे हुआ है, दिन में हुआ है या रात में हुआ है। क्योंकि प्राथमिक जब आप केस डायरी लिखने लगिएगा तो उसमें आपको समय और उसका दिनांक भी लिखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पर दिनांक लिखा जाता है कि किस तारीख को केस हुआ है और कितने बजे आपका वो केस रजिस्टर हुआ है। और आपको यह स्टेशन डायरी में देखना है, थाना दैनिकी में देखना है, या फिर आपको जो मुंशी होंगे या फिर जो CCTNS के जो पदाधिकारी होंगे उनके द्वारा ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा कि केस किस तारीख को हुआ और कितने बजे हुआ है। और थाना दैनिकी में आपको प्रस्थान देखना है कि जब केस रजिस्टर हुआ उसके बाद आपको कब प्रस्थान दिया गया या आप कब थाना से प्रस्थान किए हैं उस केस के अनुसंधान के लिए, और थाना में आप कब आए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखा जाता है। तो जैसे ही केस आपको मिले तो याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है दिनांक, किस तारीख को केस हुआ है। मान लीजिए 10/5/24 को केस हुआ। फिर आपको देखना है प्रस्थान। अब उस केस के अनुसंधान के लिए प्रस्थान कब किए, तो मान लीजिए 10:45 बजे आप प्रस्थान कर गए। फिर मान लीजिए कि प्रस्थान करने के बाद, केस का अनुसंधान करने के बाद आप थाना कब वापस आए, तो मान लीजिए 14:20 बजे। याद रखिएगा 24 घंटा का समय को लेकर चलते, इसीलिए यहाँ क्या लिखे हैं 14:20 बजे। अगर आप मान लीजिए 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं तो आपको AM PM भी लिखना होगा, वरना आप 14:20 14:25 या जो भी हो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इससे आपका केस डायरी और भी मजबूत हो जाएगा किसी भी नॉन एसआर केस में। और 2 बातें आपको और भी याद रखनी होगी।
ये मुख्य बातें हैं। किसी भी नामनुसार केस में गिरफ्तारी करने से पहले उसकी जांच परख कर लेनी चाहिए, इसके बाद ही गिरफ्तारी करनी चाहिए। और एसआर केस में गिरफ्तारी करने से पहले सुपरविज़न आने का इंतज़ार करना चाहिए। जब आपका सुपरविज़न आ जाता है कि आपको गिरफ्तारी का आदेश मिल जाता है, तब आप गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी गंभीर मुद्दे पर सुपरविज़न के बिना भी गिरफ्तारी करना चाहिए, जैसे मर्डर केस हो गया, बलात्कार केस हो गया। जिस केस में आपको लगता है जैसे SC/ST केस हो गया, दारू का केस हो गया, इस केस में आप सुपरविज़न का इंतजार नहीं कर सकते। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हैं। वरना जिस केस में आपको सुपरविज़न में आपको गिरफ्तारी का आदेश दिया गया, उसमें आप गिरफ्तारी करिए। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से अगर कोई केस मिलता है तो आपका जो एक फ़ाइल होता है, उस फाइल में आपको ये चीज़ लिख लेना होता है, दिनांक लिखना है, प्रस्थान लिख लेना है, आमद लिख लेना है। और याद रखिएगा, अगर रात्रि में आप अगर घटनास्थल अगर मान के चलिए घटना लिख रहे हैं, तो आपको जब केस डायरी लिखते हैं तो वहाँ लिख देना है उचित रोशनी में। तो इसी प्रकार से आपको जब केस डायरी मिल जाए तो इस प्रकार से रजिस्टर किया जाता है। रजिस्टर वगैरह करके फिर आपको इस प्रकार से चलना होता है। तो ये सब मुख्य चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि घटनास्थल की चौहद्दी हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। तो घटनास्थल की चौहद्दी जब भी आप लिखें तो याद रखिए, अधिकांशतः घटनास्थल में अपवादी या गवाहों को लेकर ही चले जाइए घटनास्थल पर, या इनको लिखिए, क्योंकि आपको पता तो नहीं रहता है कि घटना कहाँ हुई है। तो आप वादी के बताए अनुसार ही घटनास्थल का निरीक्षण कर सकते हैं कि वादी के बताए अनुसार घटनास्थल निरीक्षण प्रारंभ किया। इस कांड का घटनास्थल जो भी थाना है, उस थाना के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है कि थाना से दूरी देख लेना है। ये सब चीज़ें आपको डायरी में लिखनी है कि थाना से दूरी आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर है या फिर 6 किलोमीटर। फिर आपको देखना है थाना से किस दिशा में है, दक्षिण है, पश्चिम है, दक्षिण पूर्व है, इत्यादि ETC, ये भी चीज़ देख लेनी है। फिर आपको देखना है कि मकान है तो मकान में कौन सा गेट लगा हुआ है, लोहे का है कि लकड़ी का है गेट लगा हुआ, उसमें कलर क्या है। मतलब आपको घटनास्थल इस प्रकार से लिखना है ताकि कोई भी व्यक्ति अगर आपका केस डायरी पढ़े तो घटनास्थल पर वो आसानी से पहुंच जाए। फिर मकान है तो मकान का मुख्य जो द्वार है वो किस दिशा की ओर है, उसमें लोहे गेट लगा हुआ तो कौन सा कलर पेंट वगैरह है। मतलब जितना अच्छा सा आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। याद रखिएगा, हमेशा वादी एवं गवाहों के बताए अनुसार ही आप अपना घटना से निरीक्षण प्रारंभ कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता रहता है घटना कहाँ हुई है। वादी और गवाह ही आपको बताएगा कि इस जगह पर घटना हुई है। तो ये सब चीज़ें नोट करनी है आपको, घटना से दूरी याद करना है। फिर आपको ये भी देखना है कि उत्तर दिशा में क्या है, दक्षिण दिशा में क्या है, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है। तो जो भी चीज़ें होंगी उनको विस्तारित रूप से लिखना है। मैं और अलग वीडियो में और विस्तृत रूप से भी बताने का प्रयास करूँगा। तो किसी भी थाना में अगर आप घटनास्थल नोट करने आते हैं तो आपको ये सड़क के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए कि सड़क कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। क्योंकि अब सड़क के विषय में आप लोग लिखते हैं, जैसे वैसे तो सड़क 4 प्रकार के होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं और विलेज रोड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कच्ची सड़क का मतलब क्या होता है। वे सड़क जो कंकर पत्थर गिट्टी आदि मतलब कि मिट्टी वगैरह से जो बने होते हैं, उबड़ खाबड़ जो सड़क होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कच्ची सड़क बोलते हैं। मिट्टी वाले सड़क को हम लोग कच्ची सड़क बोलते हैं। आप लोग इमेज में देख रहे होंगे। तो अगर इसी घटना से लिखना है तो लिखिएगा ना कि कच्ची सड़क के पूरब में आपका क्या है तो खेत है, पश्चिम में क्या है तो खेत है, तो उत्तर में क्या है। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं कि कच्ची सड़क जाती है जो गांव की और क्या करती है, कच्ची सड़क जाती है। तो आप लोग को सड़क का पहचान होना चाहिए, कौन सी सड़क है। तो याद रखिएगा ये क्या है, कच्ची सड़क है। अब हम लोग समझेंगे PCC सड़क किसे कहते हैं। गांव समाज में होता है। तो PCC का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसको हम सादा सीमेंट कंक्रीट भी कहते हैं। PCC को बनाने के लिए सीमेंट, रेत समूचे पानी के साथ मिश्रित करना पड़ता है। इसका उपयोग किसी प्रकार भूमि को समतल करने के लिए भी किया जाता है। छोड़िए, ये आप ध्यान रखिए कि ये जो इस प्रकार का जो सड़क होता है जिसको हम लोग ढलैया सड़क भी बोलते हैं, यही आपका क्या कहलाता है, PCC सड़क। ये देख लीजिए, ये PCC सड़क है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि सड़क की पहचान आपको होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि ये घर है, अब इस घर के मान लीजिए पूर्व दिशा में ये सड़क है, तो क्या लिखिएगा, पूर्व दिशा में से सड़क नहीं तो नहीं लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा, पूर्व दिशा में PCC सड़क, ये लिखिएगा। तो आपको सड़क का पहचान होना चाहिए, तो इसीलिए मैं सड़क के विषय में बता रहा हूँ। उसके बाद होता है पक्की सड़कें। पक्की सड़कें, तो पक्की सड़कें वे होती है जिनका निर्माण सीमेंट, कंक्रीट, कोयले के कोलतार आदि से किया जाता है। इन सड़कों का उपयोग बरसात के समय में किया जाता है और इन्हें मौसमी वाले सड़कों के रूप में भी जाना जाता है। छोड़िए, ये जानिए, ये जो सड़कें होती है ये क्या होती है, पक्की सड़कें होती हैं। ये क्या होती है, ये पक्की सड़कें होती है। यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पक्की सड़कें होती है। जो गाँव घर से जो गुजरती है ये पक्की सड़कें होती है। जो मतलब मान लीजिए मुख्य सड़क से मिल जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पक्की सड़कें कहते हैं।
अब हम लोग समझेंगे खरंजा सड़क किसे कहते हैं। इन चीज़ों ये भी आपके गांव समाज में बहुत ज़्यादा रुपए मिले। पीली ईंट से बनाई गई सड़क या घटिया सड़क जिसको बोलते हैं, ग्राम पंचायत लगा खरंजा सड़क होता है। यहाँ देखिए खरंजा सड़क, ये जो ईंटा बिछाया हुआ रहता है ना, ईंटा लगा के जो बिछाया हुआ बनाया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खरंजा सड़क। यहाँ भी देखिए ईंटा बिछा बिछा के क्या किया गया है, बनाया गया है, इसी को बोलते हैं खरंजा सड़क। यहाँ भी देख सकते हैं ईंटा लगाया गया है, मतलब खांचा के रूप में ईंटा। यहाँ देखिए इस प्रकार से खांचा के रूप में बना हुआ है। फिर ये भी देखिए इस प्रकार से बना हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं खरंजा सड़क। तो मान लीजिए इसी का अगर आप चौहद्दी निकालते हैं तो मान लीजिए जो मकान है, इस मकान के सामने कौन सा, मान लीजिए पूर्व पश्चिम जो भी दिशा में क्या है, तो खरंजा सड़क बना हुआ है। खरंजा सड़क बना हुआ है, जो आगे जाकर कह सकते हैं, जो आगे जाकर मुख्य सड़क से मिल जाती है, ये मुख्य पथ से मिल जाती है, पक्की सड़कें मिल जाती है। तो इसीलिए आपको सड़क का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि घटनास्थल आप जितना बढ़िया तरीक़ा से लिखिएगा, आपका केस स्टडी उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग वे सड़कें होती हैं जिन्हें मुख्य रूप से राजमार्ग का दर्जा मिला होता है। वे मुख्य सड़कें भारत के विभिन्न राज्यों मुख्य शहरों को जोड़ती है, जो नेशनल हाईवे की कहलाती है। जैसे मान लीजिए बिहार में क्या है, NH 82, NH 57, NH 30A, ये सब क्या है, मुख्य सड़कें हैं जो कि किसी एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है। तो यही क्या है, ये हाईवे है, नेशनल हाईवे, जिसको क्या बोलते हैं, NH मान लीजिए 31A हो गया या NH 57 हो गया। तो ये सब क्या है, मुख्य सड़कें हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब दिशा लिखने लगते हैं तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि घटनास्थल की चौहद्दी क्या है, उत्तर में कौन सा सड़क है, दक्षिण में कौन सा सड़क है, ये सब चीज़ें जानने की आपको आवश्यकता होती है। बाकी घटनास्थल पर अगर कन्फ्यूजन होगा तो बोलिएगा, मैं एक स्पेशल वीडियो इस पर बना दूंगा, ताकि आप लोग कितने अच्छे से घटनास्थल को लिख सकते हैं। 3 मंजिला मकान है, 3 मंजिला मकान लिखना है, द्वार किस और तरफ है, अगर मान लीजिए पूर्व दिशा में खरंजा सड़क लिखना है, खेत है तो खेत लिखना है। मतलब आपको इस प्रकार से किसी भी घटनास्थल की चौहद्दी लिखना है ताकि स्पष्ट हो जाए घटना यहीं पर हुई है। तो धीरे धीरे आपको इस विषय में आइडिया हो जाएगा। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर जैसे ही आपको कोई थाना में जाते हैं, आपको नया केस मिलता है, तो आपको क्या क्या पहली बार में आपको क्या क्या करनी है। तो उसके बाद SR केस, NSR केस के बारे में भी मैं विस्तृत रूप से बताने का प्रयास। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि NSR केस में कौन कौन से जो है इंस्पेक्टर महोदय किस प्रकार से NSR केस को देखते हैं, SR केस को SP महोदय किस प्रकार देते हैं, और कौन कौन से आपको इसमें दिशा निर्देश दिया जाता है, और इसको केस डायरी में हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि पुराने केस डायरी का अवलोकन हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, गुप्तचर की तैनाती कब करते हैं, ये सब सारी चीज़ों के विषय हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।